हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई यशस्वी स्कॉलरशिप एग्जाम, यशस्वी स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका कब 29 सितंबर को। तो उसमें हमारा टॉप 100 पॉलिटी क्वेश्चंस, सोशल साइंस भाई आपका एक सब्जेक्ट है 25 मार्क्स का, उसमें पॉलिटी रहेगी, हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी। तो तीनों कराऊंगा मैं इसमें, बिल्कुल एकदम सटीक सटीक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। टॉप 100 पॉलिटी, टॉप 100 आपका हिस्ट्री, टॉप 100 आपका ज्योग्राफी। तो अभी हमारा क्या है, टॉप 100 में पार्ट 1 हो चुका है, आज मैं आपको पार्ट 2 कराऊंगा। ये सीधे सीधे से क्वेश्चन है भाई। अब ऐसे में मैं कहने लगूँ कि आपको मैं एक डिटेल सिलेबस कराऊंगा, लंबी चौड़ी आपको दास्ता बताऊंगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। फिलहाल तो क्विक रिवीजन वाली बात है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहाँ पे हिट करने हैं। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम है भाई। 75,000 9th के लिए मिलेंगे पर ईयर, और 1,25,000 आपको मिलेगा किसके लिए, 1,25,000 मिलेगा 11th और 12th के लिए। और दोनों क्लास के लिए हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, ये दोनों क्लास के लिए। ठीक है, ये एक क्लास के लिए नहीं, दोनों के लिए है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं ये वीडियो लेके आता हूं तो अब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको बेल आइकन पे क्लिक कर लेते हैं तब आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपके पास एक वीडियो आई है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए। हार्डली 10 से 15 मिनट की एक वीडियो होती है, तो आप उसको आराम से देख लीजिए। ये हमारे टेस्ट सीरीज है भाई। देखो, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही कम, छोटे से पैसे आपके लगेंगे। आप इसको भी कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी मिल गए हमारी टेस्ट सीरीज से और कुछ यहाँ से वीडियो से, तो मैं तो मानता हूँ भाई एक एक नंबर की बड़ी महत्ता होती है, एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इसमें डिले नहीं करना है। साथ में आप देखेंगे सोशल साइंस में, आप देखेंगे 25 मार्क्स है, एक है ये रहा। ठीक है, 25 क्वेश्चन। तो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं सोशल साइंस में। आप जनरली देखेंगे तो हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है और ज्योग्राफी होता है। तो मैं तीनों को कवर करूंगा, तीनों के टॉप 100 में आपके सामने लेके आऊंगा। और मैं स्टैटिक जीके के भी लेके आऊंगा, जो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सारा कुछ मिला के होगा, उसके भी मैं एक सीरीज लेके आऊंगा। और साइंस की और मैथ की सीरीज ऑलरेडी चली हुई है, उसको आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है आपका सारा एक ये मान के चलिए क्रैश कोर्स टाइप का आपका तैयारी हो जाएगी। ठीक है भाई, ये रहा 29 से, ये 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और 35% मार्क्स रिटर्न में लाने अनिवार्य है। उसके बाद मेरिट बनेगी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में होगा, OMR पे होगा, और ये इसका सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग है। चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना था। क्या था, ईवीएम की फुल फॉर्म। तो ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो आप वोट डालने जाते हैं, वोट डालने की उम्र कितनी है भाई, अभी 18 साल है। ठीक है, तो जब आप वोट डालने जाते हैं तो जिस मशीन पे बटन दबाते हैं, तो वो, अभी तो बच्चे आप लोग तो नहीं जाते होंगे, जो आपके पेरेंट्स जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्लियर। और जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से पहले आपके हाथ पे एक साइन लगाई जाती है, इंक लगाई जाती है। उस साइन उस इंक में कौन सा केमिकल जो मिला होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ये ध्यान रखना भाई, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट उसको वो जल्दी से मिटे ना, उसकी लॉन्ग लास्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ा देता है, जिसको AgNO3 बोलते हैं, AgNO3। इससे क्या होता है, ये लंबे समय तक आपकी उंगली पे बना रहता है, ताकि आप दोबारा वोट ना करें दोबारा। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल एंथम, जन गण मन। ठीक है भाई, was first sung at which place on 27 दिसंबर 1911। तो पहले तो आप ये याद रखना कि भारतीय आपका राष्ट्रीय, देखो भाई पहले से याद रखना, राष्ट्रीय गान जो आपका है वो पहली बार कब गाया गया। ठीक है, नेशनल सॉन्ग नहीं है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये ध्यान रखना। और ये क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये राष्ट्रीय गान जो है आपका, ये पहली बार कब गाया गया, ये 27 दिसंबर 1911 में गाया गया। और कौन सी जगह थी जहाँ पे इसको संग किया गया, तो वो थी कलकत्ता। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कलकत्ता अधिवेशन, वहाँ पे इसको 1911 में, 27 दिसंबर 1911 में इसको गाया गया। ठीक है, क्लियर। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the minimum age required to become the member of राज्यसभा। तो राज्यसभा वही हाउस है, अपर हाउस जिसको बोलते हैं। तो मिनिमम आयु कितनी है, मिनिमम आयु कितनी है अगर आपको राज्यसभा का MP बनना है, MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो मिनिमम आयु कितनी चाहिए, तो उसके लिए चाहिए मिनिमम आयु 30 साल, 30 साल चाहिए। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस, और इसको परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, परमानेंट हाउस। ठीक है, साथ में ये इसमें जो MP बनता है, जैसे 30 साल, इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है भाई, 6 वर्ष।
ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और इसकी जो राज्यसभा है, इसमें टोटल एमपी कितनी कैपेसिटी, हाईएस्ट कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 250। लेकिन 250 में भी एक बात है, इसमें से 12 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, 12 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे और बाकी 238 का चुनाव होगा। और चुनाव कौन करेगा, जो स्टेट असेंबली है, स्टेट असेंबली है, राज्य की जो विधान सभाएं हैं, वहां से इसके चुन के आएंगे एमपी। अगर मैं आज की बात करूं, जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ये राज्यसभा से चुन के आई हैं, राज्यसभा से एमपी हैं ये, इन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडिड द वर्ड सेक्युलर, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलर हमारी प्रियम्बल में ऐड किया गया। तो सेक्युलर किसके थ्रू ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट। राइट आंसर क्या है, 42nd अमेंडमेंट। और मैं आपको बता दूं कौन से साल में आया था, ये आया था 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में, इमरजेंसी के दौरान। साथ में आपको एक बात और ध्यान रखना है बच्चों, आपको एक बात और ध्यान रखना है कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है। सेक्युलर का मतलब होता है कि एक देश का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता, आप कोई भी धर्म को चुन सकते हैं, सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार किसी रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, आप चाहें तो किसी रिलीजन को चूज करे या ना करे, वो आपकी मर्जी है, आपकी फेथ है, इसको बोलेंगे सेक्युलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के फेवर में गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। चलिए, हाउ मैनी लैंग्वेजेज, कितनी भाषाएं हैव बीन रिकॉग्नाइज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है भारतीय सरकार की, भारतीय संविधान में कितनी लैंग्वेज हैं टोटल, तो कितनी है भाई, टोटल लैंग्वेज है 22। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और मैं बता दूं, जब भारत का संविधान कब लागू हुआ, लागू कब हुआ, देखो अंगीकृत तो किया गया आपका 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू कब हुआ, लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950। और जब ये लागू हुआ तब कितनी भाषाएं थी, तब थी केवल 14 भाषाएं। लेकिन एक 8वां शेड्यूल, 8th शेड्यूल इसमें ऐड किया गया, उसमें आपको कितनी, ये 8 भाषाएं और ऐड की गई, अब टोटल कितनी है, 22। ठीक है, चले, व्हाट इज द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितना है, तो कितना कार्यकाल है भाई, कोई फिक्स टर्म नहीं है, कोई फिक्स टर्म नहीं है। वो क्यों नहीं है, देखो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कैसे, तो प्राइम मिनिस्टर क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आप लोकसभा या राज्यसभा से एमपी हो तो अभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब एक एमपी का कार्यकाल कितना होता है भाई, लोकसभा से अगर आया तो 5 साल, मान के चलो सरकार गई गिर, ठीक है, सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेजोरिटी कम हो गई सरकार की, ठीक है, और सरकार गिर गई तो 3 साल में ही प्राइम मिनिस्टर। ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर है जो 6-6 महीने भी रहे हैं, ठीक है, जैसे चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट ही नहीं गए वो एक बार भी, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और मान के चलो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनको 10 साल होने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर 1947 से लेके 1964 तक रहे प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टर्म फिक्स नहीं है, जनरली 5 साल तो रहते हैं, लेकिन फिर इलेक्शन होते हैं और फिर वो उस पर डिपेंड करता है। व्हाट इज हु इज द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंटरप्रेट कौन करेगा, कौन करेगा उसको, उसकी व्याख्या कौन करेगा, संविधान की व्याख्या कौन करेगा, तो फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, तो भाई फाइनल इंटरप्रेटर है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई संविधान में लिखी हुई बात को बिल्कुल एकदम क्लियर करना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, एक टर्म है जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, जिसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू वो फाइनल इंटरप्रेटर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। क्लियर, चलें, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अभी कौन है इसके सीजे चीफ जस्टिस, डी.वाई. चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट हैज मेड राइट टू फ्री एजुकेशन, तो भाई सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार फ्री में प्राप्त करने का अधिकार है। एज द पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, तो किस राइट के अधीन आता है, किस राइट की बात हो रही है, तो ये किस राइट के अधीन है, देखो ये है आपका राइट टू लाइफ, इसको कल्चरल और एजुकेशनल राइट में मत लेना, ठीक है, तो ये क्या है, राइट टू लाइफ।
राइट टू लाइफ। और कौन से आर्टिकल में है भाई राइट टू एजुकेशन? इसको देखो, देखो राइट टू लाइफ किस में है? राइट टू लाइफ है 21 में, आर्टिकल 21। और इसी के अंदर ऐड किया गया आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन, जिसमें क्या हुआ राइट टू एजुकेशन में कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी है एजुकेशन मिलना। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को कंपलसरी है एजुकेशन मिलना। बाद में इसको एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया गया और बाद में एक सरकार RTE भी लेके आई, राइट RTI नहीं RT राइट टू एजुकेशन 2009 में, कि अब ये कंपलसरी है बच्चों को एजुकेशन और फ्री एजुकेशन मिल के रहेगी। क्लियर? तो हर बच्चे का अधिकार है, अगर वो बच्चा अगर शिक्षा नहीं मिलती तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको एजुकेशन मिलेगी और कोई पैसे नहीं लगेंगे। वो एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो जितने भी चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है? तो कौन करता है भाई? गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओथ को एडमिनिस्टर। सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी चाहिए? तो भाई राष्ट्रपति बनने के लिए, आपका उपराष्ट्रपति बनने के लिए, आपका गवर्नर बनने के लिए, इनके लिए सबके लिए क्या है नंबर? नंबर है 35 साल। कम से कम 35 साल चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा कोई उम्र नहीं है। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितनी चाहिए, तो उसका नंबर आ जाएगा 25 वर्ष। ठीक? तो क्वेश्चन को ध्यान से मार्क करना भाई, क्या पूछा है आपसे। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने शेड्यूल है? तो कितने शेड्यूल है भाई? टोटल शेड्यूल है अभी 12। कितने शेड्यूल है? 12। इनिशियली 8 थे, अब कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। ठीक है, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग रिजर्व द राइट टू इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? देखो भाई संविधान में संशोधन होते रहते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आने का जो राइट है वो किसके पास है? तो किसके पास है भाई? वो है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट। और जब मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं तो पार्लियामेंट के पास 3 हिस्से हैं भाई पार्लियामेंट के। कौन कौन? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। तो कोई भी इनिशिएट कर सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में से इधर हाउस में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है। और ये किस आर्टिकल में बात लिखी है? ये आर्टिकल 368 में लिखी है। 368 में आर्टिकल पार्ट 20 में, आर्टिकल पार्ट 20 में। ठीक है, पार्ट 20 में XX लिखते हैं, इसमें रोमन नंबर में लिखते हैं। तो पार्ट 20 में और आर्टिकल 368 में संविधान में क्या किया जा सकता है? अमेंडमेंट किया जा सकता है। चलिए, डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी क्या है? जुडिशियल डिसीजन है, फंडामेंटल राइट है, ये है या क्या है? तो राइट टू इक्वलिटी क्या है? तो राइट टू इक्वलिटी एक फंडामेंटल राइट है। क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलिए मैं कमेंट बॉक्स में पूछता हूँ बच्चों से, मुझे बताइए ये कौन से आर्टिकल में आता है राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी संविधान के कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? तो चलो मैं ही बता देता हूँ। ये किसमें है भाई? आपका 14 में, आर्टिकल 14 में। राइट टू इक्वलिटी मतलब कानून के सामने सभी बराबर हैं। ठीक है, चलिए। ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैव द राइट टू वोट। तो सबके पास क्या है? राइट टू वोट है। दिस इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्स एडल्ट सफरेज, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मताधिकार का अधिकार। और मैं आपको बता दूं, जब संविधान बना था तब कितने साल का व्यक्ति वोट डाल सकता था? तब था 21 वर्ष। लेकिन 1988 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। और अमेंडमेंट जब भी लिखता हूं मैं 368 के थ्रू आता है, आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट आया और उसमें वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से घटा के कितना कर दिया गया? 18। तो ये कौन सा आया भाई? ये 61st, ये भी याद रखना कौन से नंबर का अमेंडमेंट था? 61वें नंबर का 61st अमेंडमेंट आया और उसके थ्रू क्या कर दिया गया? इसको 88 में घटा के 21 से लेके 18 कर दिया गया। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन प्रेसिडेंट की कृपा से ऑफिस को होल्ड करता है? तो कौन है भाई? गवर्नर ऑफ द स्टेट। कौन है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्लियर?
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होता है, हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी कौन है, अभी है आपके हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए राज्यसभा के पहले जो चेयरमैन कौन थे, तो राज्यसभा के पहले जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और वो चेयरमैन भी थे राज्यसभा के। ठीक है चलिए। और अभी लोकसभा के कौन है, ओम बिरला। और पहले कौन थे, जीवी मालवांकर, जीवी मालवांकर। चलिए, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राज्य का कौन होगा, तो ऐसे ही कौन होगा भाई, आपका गवर्नर, गवर्नर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया जा सकता है, एक टर्म में इम्पीच किया जा सकता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा भाई, इसको कर सकता है केवल कौन, इसको कर सकता है ओनली पार्लियामेंट। किसके पास ये अधिकार है, ये राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई भी हाउस इसको इम्पीचमेंट की एक प्रोसेस है, महाभियोग की प्रोसेस है। ठीक है, महाभियोग की प्रोसेस है, इसको आप कर सकते हैं, इम्पीचमेंट इसको बोलते हैं, उसको हटा सकते हैं। ठीक है, और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल भी जरूरी है, 61, आर्टिकल 61 के थ्रू राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके लिए पहले 1/4 मेंबर साइन करेंगे सिग्नेचर, फिर उसकी कमेटी बैठेगी, फिर 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउस में पास होगा। इस तरह से एक पूरी प्रोसेस होती है जिससे वो उसको इम्पीच किया जाता है, उसको हटाया जाता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट, जब मैं पार्लियामेंट लिखता हूँ तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस में कोई एक कर सकता है इसको इनिशिएट, कोई भी, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। फाइनेंस बिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन, तो फाइनेंस बिल को हम कहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो फाइनेंस बिल को हम कहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं लोअर हाउस में, लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, केवल लोकसभा में। ठीक है, लोअर हाउस। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो जहां पे भी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वहां पे कौन सी उस पे करते हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स पे, सेपरेशन ऑफ पावर्स पे। तो हमारे अभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, उसमें क्या होता है भाई, देखो एक हमारे पास एग्जीक्यूटिव हो गया, एक लेजिस्लेचर हो गया और एक जुडिशरी हो गया, तो ये सब चीजें उसमें बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डी इज द राइट आंसर। द आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू राइट टू, तो आर्टिकल 21 तो किससे रिलेट है ये, तो आर्टिकल 21 किससे है भाई, राइट टू किससे है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ है। ठीक है, राइट टू लाइफ है, डी इज द राइट आंसर। और आर्टिकल 21 में ही राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ था। और ये आज का भाई होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। आंसर क्वेश्चन क्या है, इन द कोर्ट इट इज हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, तो स्टेट की तरफ से कोर्ट में कौन लड़ता है, कौन लड़ता है स्टेट की तरफ से, स्टेट की तरफ से जब मैं स्टेट लिखूंगा तो सरकार की तरफ से कौन आता है भाई। ठीक है, क्लियर, ये आपको आंसर देना है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन कराऊंगा। और मेरा मानना बच्चों ये है, छोटा मोटा लालच किसी काम का नहीं होता, और पढ़ाई में तो जितने पैसे लग जाएं इतने ही थोड़े, तो ये आप इनको कर लीजिए। अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ गए इन टेस्ट सीरीज से, या यहाँ नहीं आए, सोच लेट अस सपोज आपको यहाँ पे नहीं आए, तो हो सकता है किसी और एग्जाम में आ जाए, लेकिन इनसे अवश्य आपको मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, बिल्कुल श्योर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और इसका जो पेपर का पूरा प्रोसेस है वो भी मैं कराऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।